अप्रैल 2005 एक मिडिल एज्ड आदमी जिसका नाम होता है मिस्टर वू, वो जैसे ही अपने घर पे एंटर करता है वो कुछ ऐसा देख लेता है विच शॉक्स हिम टू द कोर। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है एंड वो डिसाइड करता है वो अपने नेबर के यहाँ जाए एंड उसको एक एम्बुलेंस के बुलाए। सो वो अपने नेबर के यहाँ जाता है जो कि होता है ग्राउंड फ्लोर पे। मिस्टर वू का घर होता है थर्ड फ्लोर पे और मिस्टर वू का जो दोस्त होता है वो होता है ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो ग्राउंड फ्लोर जाता है, वो नॉक करता है एंड जैसे वो दोस्त दरवाजे के पास आता है हल्के से विस्पर करते हैं कॉल द एम्बुलेंस। एंड मिस्टर वू का जो दोस्त होता है वो देखता है पीप होल से एंड वो देखता है मिस्टर वू बहुत से डरे हुए हैं। तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बट जैसे वो दरवाजा खोलता है मिस्टर वू वहां से गायब हो जाते हैं। वो लेफ्ट एंड राइट देखते हैं बट वहां पर कोई नहीं होता। सो मिस्टर वू का दोस्त जाता है मिस्टर वू के घर पे जो कि होता है थर्ड फ्लोर पे। घर के बाहर खड़े ही आवाज लगा रहा होता है मिस्टर वू को एंड मिस्टर वू या उस घर में से कोई भी नहीं निकलता। बट घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ होता है। सो उस दरवाजे को हल्का सा खोलते हैं एंड जैसे वो दरवाजा खोलते हैं एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओडर स्मेल मिस्टर वू का जो दोस्त होता है उनके फेस पर लगती है। एंड कीप इन माइंड अभी ये दोस्त घर के बाहर ही है। वो थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मिस्टर वू को आवाज लगाते हैं बट कोई नहीं होता। 2-3 स्टेप्स और अंदर लेते हैं बट उनसे वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती एंड वो घर के बाहर भागते हैं एंड घर के बाहर ही बेल्कनी होती है एंड ही स्टार्ट्स टू वॉमिट। वो उल्टी करना शुरू कर देते हैं। तो मिस्टर वू जब अपने दोस्त के यहाँ आए थे उन्होंने बोला था कि एम्बुलेंस बुलाओ, बट ये जो दोस्त है ये एम्बुलेंस बुलाने के बजाय पुलिस को बुला लेते हैं। सो पुलिस आती है एंड सेम वो मिस्टर वू के घर में जैसे ही एंटर करती है उनसे वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती एंड वो इमीडिएटली बाहर आ जाते हैं एंड वो दोबारा उस घर में जाने की कोशिश करते हैं बट इस टाइम पे उनके हाथ में गन लोडेड होती है जस्ट इन केस कुछ गड़बड़ हो जाए। सो वो जैसे ही एंटर करते हैं वो घर पे सारे घर में ये एक रिलीजियस सिंबल सारे घर में मिलता है उनको एंड जैसे वो नीचे देखते हैं उनके पैरों में कुछ कचर कचर की कुछ क्रैकलिंग साउंड उनको सुनाई देती है एंड पूरे घर में ये चावल और नमक स्प्रेड कर रहे होते हैं। जैसे जैसे ये घर के अंदर और एंटर करते हैं ये स्मेल, ये जो गंदी सी स्मेल आ रही थी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है बट दे स्टिल मैनेज टू गो इनसाइड। धीरे धीरे इनको ये स्मेल ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सो वो देखते कोई खिड़की, कोई छोटी सी विंडो ओपन हो ताकि वो ओपन कर दे एंड जो भी ये डिस्गस्टिंग स्मेल है वो सारी बाहर चली जाए। बट वो जैसे विंडोज देखते हैं वो देखते विंडोज को बहुत स्ट्रांगली किसी चीज से बंद करा हुआ है, सील करा हुआ है एंड उसके ऊपर एक शीट लगाई हुई है सो दैट अंदर की लाइट बाहर ना जा सके एंड बाहर की लाइट अंदर ना आ सके। एंड वो देखते पूरे घर के जितने भी रूम्स हैं उन सारे रूम में वो रिलीजियस सिंबल रखे हुए हैं एंड पुलिस जाती है इस लिविंग रूम में एंड वहां पे देखते लिविंग रूम में एक डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स रखी हुई है। ये गिनती की 6 प्लेट्स हैं एंड इन 6 प्लेटों में ह्यूमन फीसिस थे, ह्यूमन वेस्ट प्लेट के ऊपर रखी हुई है एंड प्लेट के साथ ही ग्लासेस रखे हुए हैं एंड इन ग्लासेस में यूरिन है, इंस्टेड ऑफ वाटर यूरिन डाला हुआ था एंड पुलिस को पता लग गया कि इस वजह से पूरे घर में इतनी गंदी स्मेल आ रही है एंड पुलिस दूसरे रूम में जाती है एंड वहां पे देखती है एक लड़की जो कि मिड-20s में है, वो लेटी हुई है एंड इमीडिएटली जैसे उस लड़की को देखते हैं एम्बुलेंस को बुला ले जाता है एंड उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं बट वो ऑलरेडी डेड हो चुकी है एंड इस लड़की पे पोस्टमार्टम शुरू करा जाता है एंड पोस्टमार्टम के थ्रू पता लगता है कि इस लड़की के अंदर ह्यूमन फीसिस थे, लाइक शी वाज ईटिंग ह्यूमन फीसिस। इसके नाक में, इसके कान में और अंदर ह्यूमन फीसिस थे और कुछ बर्निंग मार्क्स थे और रेडनेस थी, लाइक किसी ने इसको मारा है बट कौन हो सकता है। सो पुलिस इस चीज को ढूंढने के लिए, इस आंसर को ढूंढने के लिए कौन हो सकता है, दे स्टार्टेड आस्किंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द अदर पीपल इन दैट बिल्डिंग। जो मिस्टर वू के बिल्डिंग में और भी लोग थे उनसे सवाल करना शुरू कर देते हैं एंड पता लगता है कि काफी लोग मिस्टर वू और उनकी फैमिली के कारण वो बिल्डिंग छोड़ के भाग गए थे बिकॉज उन सबको डर लग रहा था। बट जो भी लोग अभी भी उस बिल्डिंग में रह रहे थे पुलिस उनसे पूछताछ करती है एंड पता लगता है कि इस घर में टोटल 6 मेंबर्स हैं। पहले होते हैं मिस्टर वू एंड उनकी वाइफ मिसेस वू। मिस्टर वू एंड मिसेस वू के टोटल 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़कियां होती है, 1 लड़का होता है जो सबसे छोटा होता है और जो घर में जिसकी बॉडी मिली थी वो सबसे बड़ी बेटी होती है। बट बाकी के फैमिली मेंबर्स कहाँ चले गए? मिस्टर वू, मिसेस वू एंड बाकी की 2 बहनें और उनका सबसे छोटा बेटा वो गायब थे। कहाँ चले गए हैं, कहाँ पर है एंड
क्या सिचुएशन है, ऐसी हालत में उनकी बड़ी बेटी क्यों थी। मेरे को इस केस के बारे में पता लगा बाय आई वाज वाचिंग दिस यूट्यूबर। मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर है जिसका नाम है हॉलो, एंड हॉलो ने एक हॉरर गेम की वीडियो डाली थी। गेमिंग यूट्यूबर है। द नेम ऑफ द गेम वाज इनकैंटेशन। वो गेम मेरे को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। बाद में मेरे को पता लगा उस गेम के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जो कि 2022 में आई थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी। उसका नाम भी इनकैंटेशन था। मैंने वो मूवी देखी एंड इट वाज एन अमेजिंग मूवी। काफी ज्यादा फैसिनेटिंग मूवी थी। मेरे को बाद में पता लगता है ये मूवी ट्रू केस से इंस्पायर्ड हुई है। उस मूवी में मेंशन करा जाता है। So that's how I got to know about this case. आप लोगों को बता दूं इस मूवी में और जो रियल लाइफ केस में हुआ था वो दोनों अलग अलग हैं। मूवी वॉज इंस्पायर्ड बाय द रियल केस। और इस मूवी में काफ़ी रिलीजियस बिलीव्स रिचुअल्स के बारे में बात करी गई है, बट मैं किसी भी रिलीजन आइडियोलॉजी रिचुअल के अगेंस्ट नहीं हूँ, इनसेंसिटिव नहीं हूँ, बट आई एम टोटली अगेंस्ट द सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीथिंग। जो भी आपको मिलता है मैं उसके अगेंस्ट हूँ। इस केस की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं अनटिल एंड अनलेस आप ताइवान से हो, क्योंकि ये केस ताइवान का था एंड आपको ज़्यादा इंग्लिश में इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। मुझे इस केस की इंफॉर्मेशन मिली थी थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन। वो जापान से था, बट शुरुआती दिनों में जब वो छोटा था वो ताइवान से था, वो ताइवान में रहता था वो। बिकॉज ऑफ हिम मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी, तब जाके मेरे को इधर उधर से इंफॉर्मेशन मिली है एंड तब जाके मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। इस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो बैक 2 months ago। फरवरी 2005 की बात है। वू फैमिली की जो सबसे छोटी बेटी होती है, एंड कीप इन माइंड ये जो केस होता है ये पब्लिक नहीं होता। इस केस में जितने भी मेंबर्स के नाम है उन सबके नाम नहीं है, तो मैं सबको डिफाइन करूंगा एज एल्डर डॉटर, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बीच वाली बेटी, छोटा बेटा, मिस्टर वू, मिसेस वू के थ्रू। मैं कोई नाम चेंज नहीं करूंगा, बस जो उनका रिलेशन है मैं वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करूंगा। फरवरी 2005 की बात है। वू फैमिली की जो सबसे छोटी बेटी होती है एंड उसको काफ़ी हफ्तों से काफ़ी डरावने सपने आ रहे होते हैं। लाइक उस सपनों में कोई इसको मैसेज देना चाहता है। वो सपने होते हैं थर्ड प्रिंस, जिनका नाम होता है नेजा। नेजा एक देती है, एक गॉड है जो ताइवान में लोग जिनकी पूजा करते हैं। सबसे छोटी बेटी को नेजा, गॉड नेजा के ड्रीम आ रहे होते हैं। आप लोगों को बता दूं जिनको पता नहीं, गॉड नेजा इज ए गॉड ऑफ प्रोटेक्शन। वो फैमिली को, बच्चों को, औरतों को, आदमियों को प्रोटेक्ट करने वाले गॉड होते हैं। सबसे छोटी बेटी जो होती है उनको काफ़ी हफ्तों से गॉड नेजा के सपने आ रहे होते हैं एंड ये सपने काफ़ी डरावने होते हैं और उसको काफ़ी टाइम से प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही होती है। एक दिन सबसे छोटी बेटी सोने की कोशिश करती है एंड जैसे वो सो जाती है उसकी नींद अचानक से खुल जाती है एंड देखती है कि उसके कमरे में एक लाइट है एंड वो क्लेम करती है कि वो लाइट गॉड नेजा के है। वो इमीडिएटली कमरे के बाहर जाती है एंड अपनी मदर को, मिसेस वू को उठाती है एंड कहती है गॉड नेजा मेरे सामने प्रकट हुए थे एंड वो कह रहे थे कि सबसे बड़ी बेटी जो है वो खतरे में है। ये बात मिसेस वू बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। एंड कीप इन माइंड वू फैमिली काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशन में मानते हैं एंड उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। जैसी छोटी बेटी अपनी मदर को, मिसेस वू को बताती है कि उनकी बड़ी बहन खतरे में है, वो अगले दिन ही मिसेस वू गाड़ी पकड़ती है एंड सबसे बड़ी बेटी को लेने चले जाती है जो कि किसी जॉब, किसी बिजनेस में काम कर रही होती है एंड शी ब्रिंग्स बैक हर एल्डर डॉटर। ये बात जब छोटी बेटी ने बोली थी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया था पूरी फैमिली ने। जैसी बड़ी बेटी घर वापस आ जाती है, बड़ी बेटी को ये सिचुएशन समझाई जाती है कि गॉड नेजा सबसे छोटी बेटी है, उनके सपनों में आए थे, वो प्रकट हुए थे एंड वो कह रहे थे कि सबसे बड़ी बेटी कि तुम सेफ नहीं हो। ये बात सुन के सबसे बड़ी बेटी डर जाती है एंड वो रात को सोने की कोशिश करती है एंड अचानक से वो एंड चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है एंड जैसे ही उठती है मिसेस वू, उनकी मदर और उनके फादर बड़ी बेटी के कमरे में आते हैं एंड पूछते कि क्या हुआ, कि मेरे सपने में कोई मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था एंड मैंने उस बंदे को जो कि रेप करने की कोशिश कर रहा था मैंने उसको जान से मार दिया था। इमीडिएटली मिसेस वू अपनी बड़ी बेटी को पास में ही उनके घर के पास में ही एक टेम्पल होता है गॉड नेजा का, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं, वहाँ के जो पंडित जी होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें क्लेंस करना पड़ेगा एंड ये प्रीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 month ये प्रीस्ट बड़ी बेटी को क्लेंस करते हैं एंड फाइनली आफ्टर 1 month बड़ी बेटी को जो गंदे सपने आ रहे थे
वो बंद हो जाते हैं एंड वो फाइनली क्लेंस हो जाती है। फिर एक शाम को सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं, एक ही कमरे में होते हैं एंड सडनली बड़ी बेटी को उसकी कॉल आती है एंड जैसे वो कॉल कट करती है बड़ी बेटी कहती है कि आई एम जुआन येन। जुआन येन इज अ गॉडेस ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। बड़ी बेटी सारी फैमिली मेंबर्स को कहती है आई एम पोजेस्ड बाय जुआन येन। ये बात सुन के अब आपको जैसे बताया था कि वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशन को मानती थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। जैसी बड़ी बेटी ने ये बात बोली कि मैं गॉडेस ऑफ कंपैशन और मर्सी बन गई हूँ, ये बात वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। बट आफ्टर सम टाइम बड़ी बेटी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हार्म करने लग पड़ती है एंड जब वो सेल्फ हार्म करने लग पड़ती है बाकी के फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि डिमोनिक एंटिटी आ गई है जिसकी वजह से ये अपने आप को सेल्फ हार्म कर रही है। एंड ये बात देख के कि मेरी बड़ी बेटे के अंदर कोई डिमोनिक एंटिटी आ गई है कि तुम्हें 5 फिंगर माउंटेन पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे अपनी सोल क्लीन करानी पड़ेगी। एंड वो वहाँ पे जाती है एंड अपनी सोल क्लेंस करा के आती है आफ्टर 1 मंथ। तो वो जैसी बड़ी बेटी उस मंदिर से वापस अपने घर आती है, एक दिन घर के सभी मेंबर पोजेस्ड हो जाते हैं किसी न किसी गॉड और गॉडेस से। फादर क्लेम करते हैं कि आई एम जेड एम्परर। मिसेस वू क्लेम करती है आई एम मदर ऑफ वेस्ट। सबसे बड़ी बेटी होती है वो क्लेम करती है आई एम गॉडेस ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। बीचफुली डॉटर क्लेम करती है आई एम 7 फेरीज। यंगेस्ट डॉटर क्लेम करती है आई एम द 3rd प्रिंस नेजा। एंड सबसे छोटा बेटा क्लेम करता है आई एम बुद्धा ऑफ जेंगयोंग। अब इस पॉइंट पे सारी फैमिली मेंबर्स को लगता है कि हम सब में किसी न किसी गॉड और गॉडेस की पोजेशन आ गई है एंड इन सभी फैमिली मेंबर्स को लगता है कि हमारे अंदर ये गॉड एंड गॉडेस क्यों आ गए। उनको लगता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है टू फिगर आउट कि हमारे घर में डीमन कौन है। कि जब बड़ी बेटी, उनको अभी विश्वास नहीं होता कि उसके बॉडी के अंदर से डीमन की क्लेंजिंग हो गई है, उसकी सोल क्लेंस हो गई है। वो अभी भी विश्वास करते हैं कि उनके घर के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एंटिटी आ गई है। सो इन सभी गॉड्स ने हमारे अंदर एज ए मीडियम चूज कर लिया है टू क्लेंस आवर होम एंड आवर फैमिली। सो इन सबको पता नहीं लगता एक्चुअल में डीमन है कौन। सबको लगता है कि जो डीमन है उसने गॉड का डिस्गाइज, गॉड का रूप ले लिया है। अब इन फैमिली को फिगर आउट करना है कि इनकी फैमिली में डीमन कौन है। सो ये डिसाइड करते हैं डीमन हटाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। ये वो एक्सरसाइज है जिससे डीमन निकलता है बॉडी में से। आप लोगों ने हो सकता है कॉन्जरिंग जैसी मूवीज में देखा होगा एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वेरी 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 पेनफुल। फिजिकली बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पर्सन कैन ब्रेक हिज बोन्स, मसल्स ब्रेक हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है। इट इज़ फिजिकली वेरी पेनफुल। सो ये फैमिली डिसाइड करती है घर के अंदर ही रह के ये इस डीमन को हटाएंगे बाय एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म करने के लिए दे स्प्रेड सॉल्ट एंड राइस ऑल ओवर द हाउस। ये वही नमक और चावल है जब पुलिस एंटर करती है और उनके पैरों में से कचर कचर की आवाज़ आती है, ये वही नमक और चावल के दाने होते हैं। ये फैमिली डिसाइड करती है कि पूरे घर में बागवान एक सिंबल होता है, इट्स अ सिंबल ऑफ होल लाइफ, होल नेचर। ये पूरे घर में इस सिंबल की पिक्चर पूरे घर में फैला देते हैं। ये वही सिंबल होता है जो कि पुलिस पूरे घर में देखती है। एंड ये अपना जो ह्यूमन वेस्ट होता है, फीसिस होती है एंड यूरिन होता है, ये खाना पीना शुरू कर देते हैं। बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट अगर आप अपना ही वेस्ट खाओगे, अब डीमन हमारी बॉडी में से निकल जाएगा, एक्सॉर्सिज्म हो जाएगा। तो ये अपना ही वेस्ट खाने लग पड़ते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हम फॉर नेक्स्ट 1 मंथ कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ये पूरी फैमिली ये सारी चीज़ें कर रही है एंड ये लोग अपने आप को मारना भी शुरू कर देते हैं, लाइक सेल्फ हार्म करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ही थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। एंड दे आर शाउटिंग and they are screaming in the house which caused the other members in the building, जो भी बिल्डिंग में दूसरे लोग थे जहाँ पे ये वू फैमिली रह रही थी, इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। घर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, बट उनको एक्चुअली नहीं पता था कि एक्चुअली हो घर में हो क्या रहा है, बिकॉज खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद हुआ करते थे। फिर ये चीज़ काफ़ी दिनों से चलती है एंड वो फाइनली कंक्लूड करता है कि जो बड़ी बेटी होती है उसके अंदर ये डिमोनिक एंटिटी आ गई होती है। बड़ी बेटी को कन्विंस करते हैं कि तू सेल्फ हार्म करना शुरू कर दे, अपने आप को जलाना शुरू कर दे, अपने ही फीसिस और यूरिन पी टू एक्सॉर्स दिस डीमन फ्रॉम हर बॉडी। बट ये करते करते ही थोड़े दिनों के बाद ही जो बड़ी बेटी होती है वो कोलैप्स कर जाती है एंड उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है। बट ये बात वो फैमिली में को किसी को पता नहीं लगता। उसको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेहोश हो गई है एंड अभी ठीक हो जाएगी,
अभी डिमोनिक एंटिटी इसकी बॉडी में से निकल रही है, सो हो सकता है अभी ठीक हो जाएगी। सो वो कंक्लूड करते हैं कि हमारी बड़ी बेटी के अंदर एक डिमोनिक एंटिटी थी, वो फाइनली निकल गई है। सो एज ए थैंक यू, एज ए ब्लेसिंग्स, 1.5-2 किलोमीटर के पास में ही एक मंदिर होता है। सारी फैमिली मेम्बर्स उस मंदिर जाते हैं। हमारी बेटी की बॉडी में से डिमोनिक एंटिटी चली गई है, यानी सारी फैमिली मेम्बर्स अभी वहीं होते हैं, उसी मंदिर होते हैं। तो फादर डिसाइड करते हैं, जो मिस्टर वो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि टू गो बैक होम एंड टू चेक कि बड़ी बेटी के बॉडी में से वो डिमोनिक एंटिटी चली गई है कि नहीं गई है। जैसे वो घर पहुंचते हैं, वो बड़ी बेटी को उठाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं जागती। 2 दिन से वहीं पे पड़ी हुई थी। वो जैसे देखते हैं कि वो तो हिल भी नहीं रही, वैसे की वैसी है जैसे हम छोड़ के गए थे। इस पॉइंट पे मिस्टर वू डिसाइड करते हैं टू कॉल द एम्बुलेंस। ये वो पॉइंट है जब वो अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पे होता है। वो कहते हैं कि कॉल द एम्बुलेंस। ये चीज़ बोलने के बाद मिस्टर वू उस टाइम चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर इस पॉइंट पे पुलिस आती है एंड जब पुलिस को ये सब कुछ पता लगता है, वो बड़ी बेटी की डेड बॉडी देखते हैं। एंड आफ्टर 3 डेज वो फैमिली के बाकी मेंबर्स उसी मंदिर मिलते हैं जो कि 1.5-2 किलोमीटर दूर होता है। तो पुलिस को बाकी फैमिली मेंबर्स देखते हैं, दे वर लुकिंग डिस्गस्टिंग। उनकी बॉडी में से उनकी फीसेस और यूरिन की स्मेल आ रही होती है, कपड़े फटे होते हैं एंड दे आर इंजर्ड एंड दे आर जस्ट इन हॉरिबल कंडीशन। एंड जैसे ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको इंटेरोगेट करा जाता है। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो कुछ भी रिवील नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं बोल रहे होते जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं। जब पुलिस को पता लगता है कि दिस केस हैज समथिंग टू डू विद डीमन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, गॉड, वो ये चीज़ सुन के थोड़ा पुलिस वाले भी डर जाते हैं। एंड दे ब्रिंग दिस, ताओइज्म में कोई एक टूल यूज़ होता है विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम समथिंग ईवल। उससे बचाने के लिए वो टूल यूज़ करा जाता है। तो जैसे वो टूल उस इंटेरोगेशन रूम में लेके आते हैं, It starts to speak। धीरे धीरे जो पिछले लास्ट 2 मंथ में इस फैमिली में किया था, इस फैमिली में जो कुछ भी हुआ था, उस सब कुछ पुलिस को ये लोग रिवील कर देते हैं। तो पुलिस इस चीज़ को थोड़ा मेंटली अनस्टेबल केस देने जाते बोलती है, बट वो अभी भी कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते। सो दे ब्रिंग दिस साइकोलॉजिस्ट, टॉप लेवल की साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट को बुलाया जाता है टू इंडिविजुअली इंस्पेक्ट ऑल दीज फैमिली मेम्बर्स। सो साइकाइट्रिस्ट कंक्लूड करता है कि इस पूरी फैमिली मेम्बर को शेयर्ड डाइल्यूजन डिसऑर्डर है। मतलब एक बिलीफ सारे फैमिली मेम्बर मान रहे थे एंड ये बिलीफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सारी फैमिली मेम्बर्स सच मान रहे थे। फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर किलिंग देयर एल्डर डॉटर, बट बाद में पता लगता है कि बड़ी बेटी की डेथ कोई एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं हुई थी, किसी ने इसको मारा नहीं था। इसकी डेथ हुई थी थ्रू स्टारवेशन एंड ईटिंग हर ओन फीसेस एंड यूरिन। सब कुछ होने के बाद एंड इवेंचुअली फैमिली मेम्बर्स को रिलीज कर दिया जाता है एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड कि उनकी बड़ी बेटी इस दुनिया से चली गई है, उनको रिलीफ मिल गया कि हमारे घर से वो डिमोनिक एंटिटी चली गई है। तो ये था केस ताइवान का, 2005 का केस था। वेरी स्केरी, वेरी वियर्ड। किसी झूठ को सच मान के बैठे हुए हो एंड नॉट क्वेश्चनिंग योर ओन बिलीफ, जिसके थ्रू आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अपने फैक्ट्स, अपने बिलीव्स, अपने आइडियोलॉजीज़ को टाइम टू टाइम क्वेश्चन करा करो कि मैं भी जो मानता हूँ या जो मानती हूँ, क्या वो सच है कि नहीं सच है, क्या वो फैक्चुअल है, डज इट मेक एनी सेंस। अंधविश्वास हर जगह है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह फैला हुआ है। जो बिलीफ वर्ड है वो बहुत ही सटल तरीका है बताने का कि ये सच नहीं है। अगर बिलीफ है इट मीन्स आप कुछ मानते हो, सच को मानना नहीं पड़ता, वो बस है। वो फैमिली इस बिलीफ को सच मान के बैठे हुए हैं। बिलीफ इज अ वेरी सटल वर्ड ऑफ लाई। मेक श्योर टू वॉच मूवी एंड प्ले द गेम। काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, डेफिनेटली चेकआउट करना टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस केस इवन मोर। स्टे सेफ एंड टेक केयर।